पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना, 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है, ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, 0 कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। फंक्शंस एंड कैरियर्स इन द IS डिपार्टमेंट। अच्छा, अब हमने इसको ये देखना है कि इसमें कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, ये कौन से फंक्शन इनको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के डिपार्टमेंट में यूज कर सकते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। प्राइमरी का जहां वर्ड आ जाए तो उसका मीन इनिशियल होता है कि इनिशियली हम कहाँ कहाँ चीजों को यूज करें, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास आ रही हैं। इनमें ऑपरेशंस हैं, सिस्टम डेवलपमेंट एंड सपोर्ट। लेट्स स्टार्ट ऑपरेशंस। ऑपरेशंस किस पे करते हैं? ऑपरेशंस फोकस ऑन द एफिशिएंसी ऑफ IS फंक्शंस। अच्छा, इनका फोकस होता है कि हमारी जितनी भी IS के फंक्शंस हैं उनकी एफिशिएंसी यानी कि उनकी एबिलिटी को बढ़ाना, उनका चेक करना कि उनके जो फंक्शंस हैं वो ऑपरेशनली परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक अगर उसके अंदर कोई भी ऑपरेशन है जो उस वैल्यू को ऐड करवा रहा है या उसका रिजल्ट जनरेट कर रहा है, क्या वो एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। सिस्टम्स डेवलपमेंट कौन से हैं? वो फंक्शन जो कि हमारे सिस्टम को डेवलप करवा रहे हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन करा रहे हैं। फोकस ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड ऑनगोइंग मेंटेनेंस एंड रिव्यू। हमने रिव्यू चेक करना है कि हमारा मेंटेनेंस कैसे जा रही है, उनका रिव्यू क्या आ रहा है, उनका रिजल्ट क्या आ रहा है। अब सपोर्ट पे आते हैं। प्रोवाइड करते हैं यूजर के असिस्टेंट्स को, डाटा एडमिनिस्ट्रेशन, यूजर ट्रेनिंग एंड वेब एडमिनिस्ट्रेशन। यूजर असिस्टेंट्स कौन से होते हैं? वो असिस्टेंट जो कि हमारे डाटा को ले रहे हैं, गेट कर रहे हैं, फिर उनके बाद एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। कि एडमिनिस्ट्रेट का क्या वर्ड होता है? कि हमारे पास डाटा को मैनेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट उनकी देख रहे हैं, जितने हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो यूजर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। वेब एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी जो वेबसाइट है उसको वेब एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं। ये हमारे कि जो हमारे सिस्टम को सपोर्ट करें या इन फील्ड्स में हम लोग अपनी जो होती है एक्सपर्टीज हासिल करके इन फील्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है डायग्राम है जिसमें 3 प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे ये बताया गया कि डायग्राम को यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का CEO। तो CEO के पास क्या आता है? उसके नीचे CIO होता है, फिर उससे आगे ये फंक्शन, ऑपरेशन, सिस्टम डेवलपमेंट, सपोर्ट। तो यहाँ पे जो CEO है उसके अंदर उसके पास फंक्शनल एरियाज और इंफॉर्मेशन सिस्टम यूनिट्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो इसमें रिसोर्सेज मैनेजमेंट आ जाती हैं कि रिसोर्सेज मैनेजमेंट के जो फंक्शन हैं वो कैसे चल रहे हैं, किस तरह लेके चल रहे हैं। कंप्यूटर फैसिलिटी ऑपरेशंस, डाटा एंट्री, लोकल एरिया नेटवर्क ऑपरेशंस, वेब ऑपरेशंस। सिस्टम डेवलपमेंट में आते हैं सिस्टम ऑपरेशन, प्रोजेक्ट एरिया, वेब डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक्विजिशन, डाटा एडमिनिस्ट्रेशन, यूजर ट्रेनिंग, वेब एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन। ये सारी चीजें इसमें वर्क करती हैं। इन चीजों को हम लोग इस तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं टिपिकल IS स्टाइल्स एंड फंक्शंस। हाँ जी, IS स्टाइल्स एंड फंक्शन में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं? ये इसमें हमारे पास CIO जो इसका भी हमने जिक्र किया, जिसका स्टैंड फॉर है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, कि वो ऑफिसर जो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर को डील कर रहा है या हमारी चीजों को देख रहा है। इसमें एम्प्लॉयज, IS डिपार्टमेंट्स, इक्विपमेंट एंड पर्सनल टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अटेन इट्स गोल। हाँ, ये हेल्प करते हैं किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की अपने गोल को अचीव करवाने के लिए, कि वो देखते हैं कि इसका गोल जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, क्या वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, उन चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उन चीजों को देखते हुए पहुंच रहे हैं उन चीजों की तरफ जो चीजें उन्हें चाहिए, क्या वो इन चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब आते हैं लैंड एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ। इसमें क्या आता है? सेटअप एंड मैनेज द नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी प्रोसेसेस। हाँ जी, इसमें मैनेज करना है हार्ड नेटवर्क का हार्डवेयर,
हार्डवेयर क्या है, जितने भी हमारी डिवाइसेज हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, उनको हम हार्डवेयर का नाम देते हैं। सॉफ्टवेयर लाइक विंडोज है, कोई भी सॉफ्टवेयर है। बेसिकली सॉफ्टवेयर की 2 कैटेगरीज होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक वो सॉफ्टवेयर जिसके बगैर हमारा सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। हमारा सिस्टम नेसेसरी, हमारा सिस्टम किस सिस्टम के बगैर वर्क नहीं कर सकता, विंडो के बगैर। और अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो कि हम अपने नीड के लिए इंस्टॉल करते हैं। आगे से आगे में फर्दर कैटेगरी आ जाती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। अब यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास आगे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, उनकी फर्दर कैटेगरीज है। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सिक्योरिटी प्रोसेसेस। अब हमने इनका सिक्योरिटी का प्रोसेस चेक करना है कि हमारी जो लैंड की एडमिनिस्ट्रेशन हुई है इसमें सिक्योरिटी है कि नहीं। लाइक हम किसी को अपनी जीमेल सेंड करते हैं, उसमें से हम अपना जीमेल में ये भी तो देखते हैं हमारी सिक्योरिटी के साथ उसी पर्सन को पहुंची है, किसी और जगह तो नहीं डाटा पहुंच गया। ये चीजें हमारी मैटर कर रही होती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट इसी के फर्दर पॉइंट्स हैं इंटरनेट कैरियर्स। इंटरनेट के अंदर कौन कौन से हमारे पास फील्ड्स निकल रही हैं, इंटरनेट स्ट्रेटेजीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ जी, इंटरनेट में सबसे पहले हमें स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए, हमें इंटरनेट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में कैसे लगाने हैं, उनको कैसे हेल्प आउट करना है, उनका एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है। इंटरनेट का सिस्टम डेवलपर्स क्या होगा, सिस्टम किस तरह से इंटरनेट को डेवलप करेंगे, इंटरनेट के प्रोग्राम्स कौन कौन से होंगे। इंटरनेट और वेबसाइट ऑपरेटर, वेबसाइट के ऑपरेशन कौन कौन से हैं जो कि वेबसाइट को बना रहे हैं। क्या होती है कि हमें किस तरह की हमें सर्टिफिकेशन मिल रही है, क्या हम लोगों को सहूलतें दी जा रही है, किस तरह से काम हो रहा है। एग्जाम्पल्स में आता है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिक्योरिटी प्रोफेशनल। इसको हम यहाँ से करेंगे CISSP, यानी कि C फॉर सर्टिफाइड, I फॉर इंफॉर्मेशन, S फॉर सिस्टम, सेकंड SS का सिक्योरिटी का, P फॉर प्रोफेशनल्स एंड ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स। ये वो सर्टिफिकेट्स हैं जिन हमारी आगे करियर्स में हमारे लिए बेनिफिशियल करते हैं। अब इन सर्टिफिकेट्स को हमें लेने के लिए बाकायदा इनके कोर्सेज करने पड़ते हैं, फिर जाके हमें सर्टिफिकेट्स रिसीव होते हैं। नेक्स्ट की इंफॉर्मेशन सिस्टम के कौन कौन से कैरियर्स हैं, न्यू एंड एक्साइटिंग कैरियर्स हैव डेवलप्ड इन सिक्योरिटी एंड फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। हाँ जी, वो कहता है कि आपका डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन होनी बहुत जरूरी है, इसके बाद ही आपको पता लगेगा कि आपका जो सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है। आप सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ उसमें डीलिंग कर सकते हैं, फिर प्राइवेसी ऑफिसर्स बन सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स बन सकते हैं। वर्किंग करनी है एक लार्ज कंसल्टिंग फर्म में जिसमें एक्यूरेट आ जाते हैं IBM, EDS, और या फिर आप लोग किस तरह के कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं या फिर उनको बनाने के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का जाते हैं। वीडियो गेम डेवलपमेंट के लिए आप कर सकते हैं, वीडियो गेम डेवलपर आप लोग बन सकते हैं। ये इस तरह की जो फील्ड हैं जो हमें सर्टिफाइड करके बताते हैं कि हम लोग इन फील्ड्स में अपने डाटा को ऐसे ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। तो हम लोग जब हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि जो गेमर डेवलपर है वो गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं, लाइक अपने जो भी वेबसाइट डेवलपर आ जाते हैं, इनकी किस्म के डेवलपर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, अपनी चीज़ों को डेवलपमेंट के तौर पर लेके जाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ हमने जो है हम इस साइड में जा सकते हैं। वेबसाइट डेवलपर्स आ जाते हैं, गेम डेवलपर आ जाते हैं, एंड्रॉइड के अंदर जाते हैं जो, फिर या फिर हम कहते हैं जो सॉफ्टवेयर हाउसेज में लगे हुए होते हैं, तो ये उनको वहां पे भी जॉब मिल सकती है, या फिर आप लोग इंडिविजुअली भी इसमें वर्क कर सकते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट आता है ग्लोबल चैलेंजेस इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। व्हाट इज चैलेंजेस, चैलेंजेस यही होता है कि हम किस फील्ड में कितना इस फील्ड को लेके चलें ग्लोबली, पूरी दुनिया के साथ हमने देखना है कि हमें क्या क्या हमें चैलेंज आ सकते हैं, कौन कौन सी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, या कौन कौन से हमें चैलेंज आ सकते हैं, जिन चीजों को सीखना हमारे लिए जरूरी होता है। इनमें कल्चर चैलेंजेस हैं, लैंग्वेज चैलेंजेस, टाइम एंड डिस्टेंस चैलेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस, करेंसी चैलेंजेस। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चैलेंजेस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इश्यूज, स्टेट, रीजनल एंड नेशनल लॉज, ट्रेड एग्रीमेंट्स। इनमें सबसे पहले आता है कल्चर चैलेंजेस। कल्चर चैलेंजेस क्या होते हैं, वो चैलेंज जो कि हम लोग इसमें देखते हैं कि हमारा कल्चर जो है या हमारा ट्रेडिशन है वो किस तरह चल रहा है, लोग किस तरह की चीज को एक्सेप्ट करेंगे। लैंग्वेज चैलेंजेस क्या होता है, वो चैलेंज जिसमें हम लोग ये चीज देखते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है लोग किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें। ग्लोबली इंटरनेशनल लैंग्वेज हमारे पास इंग्लिश है, हम बेसिकली उसी के ऊपर रखते हुए काम को आगे चलाते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस चैलेंजेस, टाइम कितना है, डिस्टेंस कितना लेके जाया जा रहा है,
किस तरह से उस चीज को डिस्क्राइब किया जा रहा है, उतने टाइम के अंदर पूरा किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस में आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस होते हैं वो चैलेंजेस जो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, जो कि हमारी इम्प्लीमेंटेशन को देखते हुए बनाए जाते हैं। करेंसी चैलेंजेस यानी कि हमारी मनी के चैलेंजेस जो जो हमें पेश आते हैं ये उसके रिलेट वर्क करवाता है। अब आते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चैलेंजेस। प्रोडक्ट क्या होते हैं, वो चैलेंजेस जो कि हमारी सर्विसेज या जो हमने प्रोडक्ट बनाई है उसको लेके जो हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े या जो हमें मुकाबला करना पड़ा अपने कंपटीटर से, तो उसके मुकाबले में जो हमें मुश्किलात का सामना हुआ, हम उन चीजों को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इश्यूज। अब हम जैसे जैसे आगे से आगे दौर में आते जाते हैं, टेक्नोलॉजी न्यू से न्यू आती जाती है। अब हमें उस टेक्नोलॉजी में खुद को ट्रांसफर करना पड़ता है। उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो जो इश्यूज आते हैं, हम उन सबको अंडरस्टैंड करते हैं। स्टेट, रीजनल एंड नेशनल लॉज हमारे पास जो रियासत के, जो हमारे पास रियासत के हैं या एक रीजनल एक शहरी होते हुए या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो हमें कानून पास किए जाते हैं उसके अंदर रहते हुए हम उसकी पासदारी करते हुए उस अपनी चीज को अचीव करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में रहते हुए। अब ट्रेड एग्रीमेंट जो तजारत के लिए हमने जो लॉज बनाए होते हैं या जो एग्रीमेंट पेश किए होते हैं उन सबको देखते हुए, उन चीजों को फेस करते हुए अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपना काम परफॉर्म करवाते हैं। हम बात करते हैं बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम की। बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास ये टर्म्स आते हैं: इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल कॉमर्स सिस्टम, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, स्पेशलाइज्ड बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये टर्म्स आती हैं जिनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी आ रही है, वो डायग्राम आ रही है। इसमें पहले इसका मैनेजमेंट का लेवल बताया गया है, स्पेशल पर्पज इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, उन चीजों को हम लोग कैसे डिस्कशन में लेकर चलते हैं, किस तरह से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि इसका जो नॉलेज है वो क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें मैनेजमेंट होनी चाहिए, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, फिर एंटरप्राइज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल कॉमर्स आना चाहिए, इन चीजों के बारे में। देन हम लोग मूव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल कॉमर्स पे। ई कॉमर्स होती क्या है, एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड बिटवीन पार्टीज। कोई भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन जो दो पार्टीज की, दो या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान एग्जिस्ट करती है उसको हम ई कॉमर्स का नाम देते हैं। इनमें कंपनीज आती हैं, बी टू बी कंपनीज एंड कंज्यूमर, बी टू बी कंज्यूमर्स एंड अदर कंज्यूमर, सी टू सी कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर्स के कंज्यूमर्स, कंपनीज और पब्लिक सेक्टर्स को देख सकते हैं। कंज्यूमर्स एंड द पब्लिक सेक्टर, इन सब चीजों के बारे में आता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स में हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को देखते हैं। इसमें ई बिजनेस, मैनेजमेंट, सप्लाईज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स पार्टनर्स, कस्टमर्स, ई कॉमर्स। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, सप्लाई से जाता है और मैनेजमेंट पहले करती है, सप्लाई के पास भेजती है बिजनेस में। ये बिजनेस की डेफिनेशन है। फिर वो ऑर्गेनाइज करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, फिर उसके बाद कंज्यूम करते हैं, फिर उसके बाद उसको मैनेजमेंट में लेके जाते हैं। अब आते हैं इंटरप्राइज सिस्टम्स, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। पहले हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को। अच्छा, पहले ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन देख लें। बिजनेस रिलेटेड एक्सचेंज, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एक्सचेंज होगा ना, उसको हम उनके एक जगह से दूसरी जगह भेजने के अमल को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। पेमेंट करनी है एम्प्लॉइज को, सेल्स टू कस्टमर, पेमेंट टू सप्लायर्स, अब ये काम हम लोग करेंगे। फिर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स आ जाता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे कलेक्शन ऑफ पीपल, प्रोसीजर, डेटाबेस एंड डिवाइसेस यूज्ड टू रिकॉर्ड कंप्लीट बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करेंगे, उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे, काम को आगे लेकर चलेंगे कि ये हमारा काम इस वाले से चल रहा है, इनकी ट्रांजैक्शन हो रही है, उनके अंदर प्रोसीजर चल रहा है, सॉफ्टवेयर देखा जा रहा है, डेटाबेसेस देखी जा रही है। फिर जिन डिवाइसेस के अंदर हमने अपना कंप्लीट रिकॉर्ड रखना बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड, उनको देखते हुए हम लोग वर्क करवा रहे हैं। इसमें हमने ट्रांजैक्शन में ये बात की कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, लाइक पेमेंट करना है एम्प्लॉयज को, सेल्स करनी है, कस्टमर्स को पेमेंट देनी है, सप्लायर्स को, ये उससे रिलेटेड वर्कआउट चलाता है। फिर बताता है कि ये आपका काम ऐसे हुआ है, आपने इसको आगे ऐसे मूव करवाना है, फिर इसकी वर्किंग को कंसीडर करवाते हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब किसके ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को ही लेके एक पे रोल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के ऊपर एक फिगर बनाई गई है कि हमारे कितने और जब वर्क हुए उनको देखते हुए हमने उनका पे रोल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग करनी है, फिर उनका पे रोल चेक करना है, फिर उनके ऊपर पे रेट लगाना है कि इसके ऊपर इतना पे रेट लगाया गया है, इसका हिसाब से इतनी वर्किंग हुई है, काम को लेकर जाया गया। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 10 एम्प्लॉयज हैं, अब उनको हमने डेली बेसिस पे रखा, तो हम डेली बेसिस में उनका मेजर करेंगे कि हम और देखेंगे
हमारे पास काम किया है उसके हिसाब से हम उसकी रेट लगाएंगे। 1 घंटे का हमने 200 रखा, 3 घंटे उस हिसाब से उसके ऊपर वर्किंग लगाएंगे। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? वो प्लानिंग जो कि आपकी वर्क कर रही है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। प्रोग्राम कैपेबल ऑफ मैनेजिंग अ कंपनीज वाइटल बिजनेस ऑपरेशंस फॉर एन इंटायर मल्टीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेट प्लानिंग, इन्वेंटरी कंट्रोल, प्रोडक्शन एंड ऑर्डरिंग। अब हम आ गए हैं ईआरपी पे। ईआरपी स्टैंड फॉर है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसमें हम क्या करते हैं? इंटीग्रेटेड करते हैं प्रोग्राम्स को जो कि कैपेबल होता है मैनेज करने के लिए किसी भी कंपनी का, वाइटल होता है बुनियादी बिजनेस जो कि ऑपरेशंस पे करता है, कोई तमाम ऑर्गेनाइजेशन पे आता है, और उसकी कोऑर्डिनेट जितनी भी प्लानिंग होती है, इन्वेंटरी ओवरऑल कंट्रोल देखती होती है और प्रोडक्शन देखती है। फिर उसके बाद वाले से ये उसकी वर्किंग को देखते हुए वर्क करते हैं। आप आते हैं इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। An effective TPS provides a number of benefits to a company. A TPS can speed business activities and reduce clerical costs. Data stored in TPS is used to help managers make मेक बेटर डिसीजन आ जाते हैं। इसमें इफेक्टिव टीपीएस में क्या आता है? वो हमारे पास ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम हमें क्या बेनिफिट देता है? वो हमें ये देता है तो इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, तमाम एक्टिविटीज में हमारा जो क्रिटिकल कॉस्ट है जिनकी वजह से हमारी इफेक्ट हो रहा है, ये जो हमारी कॉस्ट पे डैमेज कर रहा है चीजों को, उन सबको ये हमारी रिड्यूस करेगा। और डाटा को स्टोर किया जाता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है जो हेल्प करता है मैनेजर्स के, जिसमें आप लोग बेटर से बेटर भी डिसीजन ले सकते हैं। ट्रांजैक्शन को हेल्प आउट करने के लिए कि आपकी ट्रांजैक्शन कैसे चल रही है, आप किस तरह से उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, या एक जगह से दूसरी जगह अपने डाटा को कैसे पहुंचा रहे हैं, एम्प्लॉयज के साथ कैसे कर रहे हैं, या अपनी फाइल्स को ऐसे कैसे मूव कर रहे हैं, या पेमेंट सेक्शन कैसे दे रहे हैं, सारी चीजें इसमें अंडरस्टैंड ओवरव्यू ले चुके हुए हैं। अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। क्या होता है? MIS स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमारे जो कोर्स है उसका नाम भी नेम MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें हम मैनेज करते हैं अपनी तमाम चीज़ों को, देखते हैं हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, किस तरह से लेके चल रहा है, इसको कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ पीपल, प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर, डाटाबेसेस एंड डिवाइसेस। इसके अंदर हम किस किस को ऑर्गेनाइजेशन करते हैं? हम लोगों को, तरीकाकार को, सॉफ्टवेयर को, डाटाबेसेस को, डिवाइसेस को। प्रोवाइड्स रूटीन इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स एंड डिसीजन मेकर्स। हमें ये रूटीन इंफॉर्मेशन देती है मैनेजर्स को और डिसीजन मेकर्स को कि हम लोग इसके अंदर रहते हुए अपनी इंफॉर्मेशन जो होती है रूटीन की या डेटाबेसेस की, हम डिसीजन मेकर से ले सकते हैं। प्राइमरी फोकस ऑपरेशनल एफिशिएंसी। प्राइमरी जो उसका मेन फोकस होता है वो यही होता है कि हमारी जो ऑपरेशनल इमरजेंसी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सके कि हमारा जो डाटा है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से काम को लेकर चल रहा है, तो हमारा डाटा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा है हमारी एफिशिएंसी को। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है, आगे डायग्राम आ जाती है जिसमें ये सेंट्रल डेटाबेस आ गया जिसको कॉमन डेटाबेस कहते हैं। इसमें कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, फाइनेंशियल भी आ रहे हैं, अदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टीपीएस कहते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जो हमने अभी डिस्कस किया था, जिसके अंदर डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, उसको कहते हैं ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम। टीपीएस स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। के मैनेज कॉमन डाटाबेस है, उसने मार्केटिंग भी करनी है, मैन्युफैक्चरिंग को भी देखना है, फाइनेंशियल भी देखना है और प्रोसेसिंग भी करवानी है ट्रांजैक्शन की, और अदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी चेक करना है। अब आते हैं डीएसएस भी बेसिकली वही डेफिनेशन आती है जिसको हमने MIS में पढ़ा था। वही बेसिक चीजें हैं कि ऑर्गेनाइज करना है और सारी अपनी चीजों को प्रोवाइड करना है, रूटीन को प्राइमरी फोकस करना है, जो हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है सेम वही थिंग है। उसमें ना हमारे पास जो मेन डिफरेंस आया वो ये है कि इसका प्राइमरी फोकस था ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे, इसका फोकस है डिसीजन मेकिंग पे, और ये सपोर्ट किसको करता है? प्रॉब्लम स्पेसिफिक डिसीजन को, और ये प्रोवाइड करते हैं रूटीन्स को। इस तरह के काम आते हैं। अब आता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमारे पास क्या काम करता है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में डीबीएमएस और एमएमएस आ जाती हैं। इसके डीबीएमएस के अंदर हम लोग क्या करते हैं? डेटाबेस को बनाते हैं, और एमएमएस के अंदर मॉडल्स बेस करते हैं जिसमें एक्सटर्नल डेटाबेस आ जाती हैं। डेटाबेस की मैनेजमेंट हो रही है, एक्सेस हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे लेते हुए,
उसके अंदर वर्किंग को लेके जा रहे हैं, कोऑपरेट करवा रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरनल जितने लेवल्स हैं हम सबको देखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं डेटाबेसिस के, जो कि हमारे डाटा के लिए नेसेसरी होते हैं किसी भी जगह पे डिसीजन लेने के लिए। इसके बगैर हम डिसीजन नहीं ले सकते, यानी कि एक ऐसा बंदा जो कि मौजूद हो, जो कि हमारी हेल्प आउट करे चीजों को डिसीजन लेने में, फिर ही हम एक डेटाबेस में कर सकते हैं। जब हमने मॉडल बनाना है तो हमारे लिए एक डेटाबेस तैयार होना चाहिए, जिसको देखते हुए हम लोग मॉडल कंसीडर इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड रिव्यू। अच्छा, जितना भी हमने पढ़ा ना, सिस्टम का डिजाइन क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, मेंटेनेंस क्या होती है। डिजाइन तो वही है जो हम सोचते हैं कि हम कैसे वर्क कर रहे हैं, चीजों को कैसे लेके चल रहे हैं, किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बताते हैं कि ये इसका डिजाइन है। अब हम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर अगर बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाती हैं वो चीजें जो हम क्रिएट करते हैं, ये एक्विजिशन देखते हैं अपनी वेरियस सिस्टम्स की, तमाम कंपोनेंट्स की, जिसके अंदर हम वन बाई वन करके स्टेप्स को, चीजों को देखा, फिर मेंटेनेंस देखते हुए हम उनका चेक करते हैं सिस्टम को, और मॉडिफाई करते हैं कि हमारा जो डाटा है वो किस तरह से चेंज हो सकता है। लेट्स स्टार्ट इट्स डेफिनेशन। सिस्टम डिजाइन, हाउ द न्यू सिस्टम विल वर्क टू मीट द बिजनेस नीड्स डिफाइंड ड्यूरिंग सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, हमें बताता है कि हमने अपने सिस्टम के साथ कैसे वर्क करना है, किस तरह से उसकी बिजनेस नीड को देखते हुए हम लोग वर्क कर रहे हैं, अपने सिस्टम्स को कैसे लेके जाते हैं। अब आते हैं सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन पे। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में क्या आते हैं, क्रिएटिंग और एक्वायरिंग द वेरियस सिस्टम कंपोनेंट्स डिफाइंड in the design step, assembling them, putting the new system into operation। यानी कि आपने क्रिएट करना है उस सिस्टम को जिसमें आप उसके कंपोनेंट्स नए सिस्टम में इकट्ठा करेंगे, फिर इनका ऑपरेशन लेंगे। सिस्टम मेंटेनेंस एंड रिव्यू, चेक एंड मॉडिफाई द सिस्टम सो दैट इट कंटिन्यूज टू मीट चेंजिंग बिजनेस नीड्स। क्या आपकी बिजनेस नीड्स क्या होती हैं, किस हवाले से आप उसको वर्क कर रहे हैं, और उसके मर्ज से देख रहे हैं कि आपने एक हर चीज को चेक कर लिया, मेंटेन कर लिया, फिर उसके बाद आप उसका रिव्यू लेंगे, क्या ये सिस्टम सही वर्क कर रहा है, चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। सिस्टम को देखते हैं, उसका बिजनेस नीड्स को देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं कि हम एक्वायर क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हमें क्रिएट क्या करना है, एक्वायर क्या करना है, कौन से कंपोनेंट के ऊपर वर्क करना है। मेंटेनेंस में हम देखेंगे मॉडिफाई क्या करना है, कंटिन्यू कैसे करना है, हम अपनी जरूरत की चीजों तक कैसे पहुंच रहे हैं, इसमें हम इन चीजों को देखते हैं। बेसिक डेफिनेशन है डिसीजन मेकिंग को लेके, वो हमारे जहन में कुछ क्वेश्चन उठते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। सम बेसिक डेफिनेशन डिसीजन मेकिंग क्या, प्रोसेस ऑफ चूजिंग अमंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस फॉर द पर्पस ऑफ अटेनिंग अ गोल आर गोल्स। के मतलब ऐसा एक्शन जिसको हम लोग चूज करते हैं, जो कि हमने अपने गोल या गोल्स को अचीव करने के लिए चूज करते हैं, हम लोग उसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं। मतलब वो हम लोग नजरियात या वो फैसले जो हम लोग करते हैं अपने डिसीजन उनको चूज करने के लिए, उसको हम लोग डिसीजन मेकिंग में लेके जाते हैं। व्हाट शुड बी डन, हमें क्या करना चाहिए, व्हेन कब करना है, हाउ कैसे करना है, वेयर कहाँ करना है, बाई होम किसके लिए। ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कहाँ जगह लोकेशन आ जाती है, बाई होम, और किसके लिए करना चाहिए। 1 2 3 4 5 ये मेन 5 क्वेश्चन हैं जो हमारे जेन में आते हैं, और इन्हीं के ऊपर लेके हमें करते हैं व्हाट, व्हेन, हाउ, डब्ल्यू, वाई। यानी कि इसे WH फैमिली के नाम से हम लोग कहते हैं। यही हमारे माइंड में घूम रहे होते हैं क्वेश्चन, इन्हीं के हवाले से हम लोग हम कहते हैं कि हमारा जितना भी डिसीजन मेकिंग है, जितना भी डेटाबेस का सिस्टम है, वो इसके ऊपर वर्क कर रहा होता है कि हम लोग किस तरह से इस सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, किस तरह से एक्सप्लेन कर। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है, उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। हम बात करते हैं बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम की। बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास ये टर्म्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल कॉमर्स सिस्टम, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, स्पेशलाइज्ड बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये टर्म्स आती हैं जिनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी आ रही है, वो डायग्राम आ रही है। इसमें पहले इसका मैनेजमेंट का लेवल बताया गया है, स्पेशल पर्पज इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, उन चीज़ों को हम लोग कैसे डिस्कशन में लेकर चलते हैं, किस तरह से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि इसका जो नॉलेज है वो क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें मैनेजमेंट होनी चाहिए, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, फिर एंटरप्राइज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल कॉमर्स आना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में
देन हम लोग मूव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल कॉमर्स पे। ई कॉमर्स होती क्या है? एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड बिटवीन पार्टीज। कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन जो दो पार्टीज की, दो या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान एग्जिस्ट करती है, उसको हम ई कॉमर्स का नाम देते हैं। इनमें कंपनीज आती हैं, बी टू बी कंपनीज एंड कंज्यूमर, बी टू बी कंज्यूमर्स एंड अदर कंज्यूमर, सी टू सी कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर्स के कंज्यूमर्स, कंपनीज और पब्लिक सेक्टर्स को देख सकते हैं। कंज्यूमर्स एंड द पब्लिक सेक्टर, इन सब चीजों के बारे में आता है। अब हम लोग नेक्स्ट कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स में हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को देखते हैं। इसमें ई बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाईज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स पार्टनर्स, कस्टमर्स, ई कॉमर्स। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, सप्लाई से जाता है और मैनेजमेंट पहले करती है, सप्लाई के पास भेजती है बिजनेस में। ये बिजनेस की डेफिनेशन है। फिर वो ऑर्गेनाइज करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, फिर उसके बाद कंज्यूम करते हैं, फिर उसके बाद उसको मैनेजमेंट में लेके जाते हैं। अब आते हैं इंटरप्राइज सिस्टम्स, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। पहले हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को। अच्छा, पहले ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन देख लें। बिजनेस रिलेटेड एक्सचेंज, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एक्सचेंज होगा ना, उसको हम उनके एक जगह से दूसरी जगह भेजने के अमल को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। पेमेंट करनी है एम्प्लॉइज को, सेल्स टू कस्टमर्स, पेमेंट टू सप्लायर्स। अब ये काम हम लोग करेंगे। फिर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आ जाता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे कलेक्शन ऑफ पीपल, प्रोसीजर, डेटाबेस एंड डिवाइसेस यूज टू रिकॉर्ड कंप्लीट बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करेंगे, उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे, काम को आगे लेकर चलेंगे कि ये हमारा काम इस वाले से चल रहा है, इनकी ट्रांजैक्शन हो रही है, उनके अंदर प्रोसीजर चल रहा है, सॉफ्टवेयर देखा जा रहा है, डेटाबेसेस देखी जा रही हैं। फिर जिन डिवाइसेस के अंदर हमने अपना कंप्लीट रिकॉर्ड रखना बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड, उनको देखते हुए हम लोग वर्क करवा रहे हैं। इसमें हमने ट्रांजैक्शन में ये बात की कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, लाइक पेमेंट करना है एम्प्लॉयज को, सेल्स करनी है, कस्टमर्स को पेमेंट देनी है, सप्लायर्स को, ये उससे रिलेटेड वर्कआउट खिलाता है। फिर बताता है कि ये आपका काम ऐसे हुआ है, आपने इसको आगे ऐसे मूव करवाना है। फिर इसकी वर्किंग को कंसीडर करवाते हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब किसके ऊपर? नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को ही लेके एक पे रोल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के ऊपर एक फिगर बनाई गई है कि हमारे कितने और जब वर्क हुए हैं उनको देखते हुए हमने उनका पे रोल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग करनी, फिर उनका पे रोल चेक करना है, फिर उनके ऊपर पे रेट लगाना है कि इसके ऊपर इतना पे रेट लगाया गया है, इसका हिसाब से इतनी वर्किंग हुई है, काम को लेकर जाया गया। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 10 एम्प्लॉयज हैं। अब उनको हमने डेली बेसिस पर रखा, तो हम डेली बेसिस में उनका मेजर करेंगे कि हम और का देखेंगे हमारे पास काम किया है, उसके हिसाब से हम उसकी रेट लगाएंगे। 1 घंटे का हमने 200 रखा, 3 घंटे उस हिसाब से उसके ऊपर वर्किंग लगाएंगे। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? वो प्लानिंग जो कि आपकी वर्क कर रही है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, टू ग्रो टू प्रोग्राम कैपेबल ऑफ मैनेजिंग अ कंपनीज वाइटल बिजनेस ऑपरेशंस फॉर एन इंटायर मल्टीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेट प्लानिंग, इन्वेंटरी कंट्रोल, प्रोडक्शन एंड ऑर्डरिंग। अब हम आ गए हैं ईआरपी पे। ईआरपी स्टैंड पर है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसमें हम क्या करते हैं? इंटीग्रेटेड करते हैं प्रोग्राम्स को जो कि कैपेबल होता है मैनेज करने के लिए किसी भी कंपनी का, वाइटल होता है बुनियादी बिजनेस जो कि ऑपरेशंस पे करता है, कोई तमाम ऑर्गेनाइजेशन पे आता है, और उसकी कोऑर्डिनेट जितनी भी प्लानिंग होती है, इन्वेंटरी ओवरऑल कंट्रोल देखती होती है और प्रोडक्शन देखती है। फिर उसके बाद वाले से ये उसकी वर्किंग को देखते हुए वर्क करते हैं। अब आते हैं इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। An effective TPS provides a number of benefits to a company. A TPS can speed business activities and reduce clerical cost. Data stored in TPS is used to help managers make मेक बेटर डिसीजन आ जाते हैं। इसमें इफेक्टिव टीपीएस में क्या आता है? वो हमारे पास ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम हमें क्या बेनिफिट देता है? वो हमें ये देता है तो इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, तमाम एक्टिविटीज में हमारा जो क्रिटिकल कॉस्ट है जिनकी वजह से हमारी इफेक्ट हो रहा है, ये जो हमारी कॉस्ट पे डैमेज कर रहा है चीजों को, उन सबको ये हमारी रिड्यूस करेगा। और डाटा को स्टोर किया जाता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है जो हेल्प करता है मैनेजर्स के, जिसमें आप लोग बेटर से बेटर भी डिसीजन ले सकते हैं। ट्रांजैक्शन को हेल्प आउट करने के लिए कि आपकी ट्रांजैक्शन कैसे चल रही है, आप किस तरह से उसके ऊपर बात कर रहे हैं, या एक जगह से दूसरी जगह अपने डाटा को कैसे पहुंचा रहे हैं, एम्प्लॉयज के साथ कैसे कर रहे हैं, या अपनी फाइल्स को ऐसे कैसे मूव कर रहे हैं, या पेमेंट सेक्शन कैसे दे रहे हैं, सारी चीजें इसमें अंडरस्टैंड। एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि इस टॉपिक में हमारे पास क्या डिटेल है, इसके अंदर कितनी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ऑर्गेनाइजेशन हम एक अदारे को, इंस्टीट्यूट को, या वो जगह जहाँ पे कुछ लोग मिलकर कोई चीज आगे कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं अपनी,
गोल को अचीव कर रहे हैं हम, जैसे वो कोई इंडस्ट्री लगाते हैं जिसके अंदर वो अपने गोल को अचीव करते हैं, लाइक कपड़े की इंडस्ट्री, तो उनका मकसद ये है कि उन्होंने धागा के जरिए अपना जो है अपना खाम माल लेना, धागे के जरिए अपने पूरा कपड़ा तैयार करना है और उसे आगे से आगे ट्रांसफर करना है। या अगर कोई हमारे पास कोई फूड फैक्ट्री है, उसके अंदर उन्होंने फूड की कोई प्रोडक्ट तैयार करनी है, लाइक मसाला की फैक्ट्री, तो मसाला वगैरह उसमें तैयार करना है। अब इसकी जो मेन डेफिनेशन है उसके ऊपर आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन ऑफ पीपल एंड अदर रिसोर्सेज एस्टेब्लिश टू अकॉम्प्लिश अ सेट ऑफ गोल्स। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है अकॉम्प्लिश का और दूसरा स्टैब्लिश का। स्टैब्लिश का मतलब होता है कि हम ऐसी चीज कायम करें, किनको यूज करते हुए, जो रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद है। अब इनमें कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का होना जरूरी है, लेकिन हमें सबसे पहले अपने रिसोर्सेज देखना है, जिसमें हमारे पास जगह आ जाती है कि जो लोकेशन है वो हमारे पास है, बिल्डिंग है उस लोकेशन के ऊपर। फिर उसके ऊपर हमने एसेट्स देखने हैं कि हमारे पास फर्नीचर है या वो मशीनरी है जिसके अंदर हम रह के वो सेटअप लगा सकते हैं, उसका हमारे पास बैकअप मौजूद है, या वो जो हमने जो प्रोडक्ट बनानी है उसके रॉ फैक्ट्स, उसके जो हमारा रॉ मटेरियल है वो मौजूद है। अब अकॉम्प्लिश का मतलब होता है अचीव करना, कि हम इस गोल को अचीव कर पा रहे हैं जो हमने अपना गोल तैयार किया था। अब हमने इसे पहले एग्जाम्पल से पहले, इसकी डेफिनेशन से पहले ये बात की थी कि हम लोग धागे की फैक्ट्री से कोरा कपड़ा तैयार करके निकाल रहे हैं, तो अब जो धागा है वो हम परचेज करेंगे और उससे आगे जो है हम कोरा कपड़ा बनाएंगे। तो अब हमारा जो मेन गोल था, जो हमने अचीव करना था, वो ये था, हमने कोरा कपड़ा बनाना। उसको लेते हुए अब इंफॉर्मेशन सिस्टम का इसमें क्या काम आता है, इसमें हमें ये आता है कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को मैनेज करते हुए काम आगे लेके जा रहे हैं। किस तरह से हम बनाते हैं, पहले हम प्लानिंग बनाएंगे, फिर उसके बाद उस डेटा को एनालिसिस करेंगे, फिर मेकिंग करेंगे, हाँ जी ये डेटा मौजूद है हमारे पास, फिर मेकिंग करेंगे, मेकिंग करने के बाद उसकी टेस्टिंग करेंगे कि सही काम हुआ है, फिर कंट्रोलिंग करेंगे कि इसके ऊपर रहता है, देन एंड पे जो मेन काम होता है मेंटेनेंस का होता है, कि हमने जो काम किया है उसको सही अंदाज में जो उसके है जिनका गोल है उन तक पहुंचाना, या कस्टमर की जरूरत तक उनको देना। एन ऑर्गेनाइजेशन इज द सिस्टम, ये हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है जिसके अंदर रहते हुए हम इन चीजों पे वर्क करें। मेन तो दो ही चीजें हैं, इनपुट एंड आउटपुट। अब हम किस चीज को बेस बना रहे हैं और आउटपुट हमारा गोल आ जाता है। हमने अभी जो धागे वाली बात की, जो इनपुट थी वो हमारा धागा था, जो कपड़ा तैयार होकर निकलता है वो हमारे पास आउटपुट है। इनपुट में रिसोर्सेज, मटेरियल्स, पीपल, मनी, ईटीसी, ये सारी चीजें आ जाती हैं कि हमारे पास लोगों का होना, उनका मटेरियल होना और मनी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बजट। बजट होगा तो हम लोग हायर करके उनसे काम करवा सकते हैं, अदरवाइज हम कोई ना बजट नहीं होगा हमारे पास तो हम कैसे मटेरियल खरीदेंगे, कैसे लोगों से काम करवाएंगे, ये काम हम आगे मूव करवा ही नहीं सकते। सेकंड पॉइंट हमारे पास जो आता है वो ये है आउटपुट। आउटपुट में गुड्स और सर्विसेज। अब आउटपुट में क्या है, हम या तो किसी को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं या फिर हम कोई गोल बनाते हैं अपना अचीव करते हुए कोई चीज तैयार कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं। अच्छा, अब इसमें एक डायग्राम है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, इसकी जो डायग्राम है उसके अंदर ये सारी चीजें बताई हैं, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के दरमियान में प्रोसेसिंग होती है जिससे हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट का नाम दे रहे हैं, कि हम किस तरह से एक प्रोडक्ट को मैनेज करते हुए चला रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो इम्प्रूवमेंट आती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की आती है। अब सप्लाई ही होगी तो हमारी आउटपुट हो सकती है ना, इनपुट हमारे पास मौजूद होगा तो हम कर सकते हैं। फिर हमने कस्टमर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमेशा दो चीजों पे बेस करता है, कस्टमर पे और प्रोड्यूसर पे, यानी कि जो हमारा बनाने वाला है और जो खरीदने वाला है, इन दोनों के दरमियान में चीज आती है। अगर हम कस्टमर के नीड को फुलफिल करेंगे तो कस्टमर आगे से आगे हमें और ऑर्डर देगा, अदरवाइज वो हमें ऑर्डर नहीं देगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो मटेरियल और फिजिकल फ्लॉज हैं उन्हें हमने ये लाइट ग्रीन कलर से शो करवाया है। अब जब हमने डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने के लिए उसको हमने शो करवाया है ये रेड कलर से। अब जो ये एम्प्टी बॉक्स है उसको हमने कहा कि ये वैल्यूज हैं जो हमने अंडरस्टैंड करते हुए जिनके ऊपर काम करना है। ये ऑर्गेनाइजेशनल का सिस्टम है, ये पूरा फ्लो चार्ट बनाया गया है। अब डाटा फ्लो है उसको हमने ब्लू लाइन से करवाया है। अब जो लाइट सा ग्रे कलर दिया है उसे हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम दिया कि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमने रहते हुए उसका वर्क करवाया। ये था इसका जनरल मॉडल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एक मॉडल कैसे सेट करते हैं। पहले इनपुट होगी तो हमने आउटपुट बनानी है। आउटपुट कैसे बनानी है, प्रोडक्ट को देखते हुए और या फिर अपनी प्रोसेसिंग करते हुए। प्रोसेसिंग में आती है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लाई चेन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसमें कस्टमर और जो हमारी मैनेजमेंट है उनकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को देखा जाता है, काम कैसे मूव कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो चीजें आई थी, अब उनकी वन बाय वन करके उनकी डेफिनेशंस को देखते हैं कि कौन सी चीजें आई थी, क्या ग्राफ थे, कितनी चीजों को अंडरस्टैंड करवाया गया। अच्छा, अब यहाँ पे आता है वैल्यू चेन।
अपस्ट्रीम मैनेजमेंट, डाउनस्ट्रीम मैनेजमेंट। चेन से मुराद ये होता है कि एक चीज का दूसरी चीज के साथ जुड़ना, जैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती है उसको हम चेन कहते हैं। वैल्यू चेन में हमारे पास आती है सीरीज, chain of activities that include inbound logistics, warehouses and storage, production, finished product storage, outbound logistics, marketing and sales and customer services। अब इसमें जिन चीजों को डिस्कस किया गया इनको वन बाय वन करके डिस्क्राइब करते हैं। सप्लाई चेन में हमारे पास जो चीजें आ रही हैं वो मैंने अभी कहा आपको कि कस्टमर और मैनेजमेंट जो हमारी पास होती है, प्रोड्यूसर होता है, उनका रिलेशनशिप देखा जाता है कि वो कितने हद तक अपने कस्टमर को की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, उनको सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं कि दोबारा कस्टमर वहां से जाए। इसकी बिल्कुल एग्जांपल ऐसे है कि अगर हम एक शॉप से कोई चीज खरीदते हैं तो हमें बिल्कुल पता होता है कि हम यहाँ से जो चीज खरीदेंगे उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, हमें उसकी क्वांटिटी भी अच्छी मिलेगी। क्वालिटी एंड क्वांटिटी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिनके ऊपर रखते हुए हम अपनी प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम भी हम कहेंगे हाँ जी ये वाला जो शॉपकीपर है या इस शॉप से हमें अच्छी चीज मिल रही है, तो हम दूसरों को भी जाके पब्लिसिटी करते हैं। हम खुद एक पब्लिसिटर होते हैं कि हमने दूसरों को भी जाके बताना है कि फलान जगह है, उस जगह से जाके आप चीज खरीदेंगे तो ये चीज आपको बड़ी अच्छी मिल रही। एडवर्टाइजमेंट के अलावा हम जो खरीदने वाला होता है, जो कस्टमर होता है, वो खुद भी एक पब्लिसिटर होता है और उसको सेटिस्फाइड करना बहुत जरूरी है। और अगर हमें किसी जगह की कोई चीज पसंद नहीं आती तब भी हम पब्लिसिटी करते हैं। हम कहते हैं कि ये चीज हमें नहीं अच्छी लगी, इस चीज को हम नहीं पसंद कर रहे, तो ये मीन कि ये चीज अच्छी नहीं है या इसका खाने की कोई चीज है तो हम कहेंगे इसका टेस्ट नहीं अच्छा जी, इस प्रोडक्ट का यहाँ से एग्जाम्पल आ जाती है कि हमने यहाँ से खरीदा, यहाँ से काम नहीं अच्छा मिला इसका। लाइक जूस है तो हम कहेंगे ये वाला जूस इस ब्रांड का नहीं अच्छा, दूसरे ब्रांड का अच्छा। जिस तरह हम नेस्ले के जूस को पसंद करते हैं, अगर कोई और आ जाए तो हम उसको थोड़ा टेस्ट में फर्क हो, अगर हमें लाइक करेंगे टेस्ट को तो देन हम आगे उस प्रोडक्ट को देखते हैं तो मुख्तलिफ शॉप्स पे आगे आना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब इसमें जो जो चीजें आई, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ये इंटरनल थिंग है, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट नहीं आया। इंटरनल थिंग में इनबाउंड लॉजिस्टिक मतलब कि अंदर काम करते हुए आपकी टीमिंग अच्छी होनी चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए। वेयर हाउसेस आपके पास स्टॉक होना चाहिए, काम होना चाहिए। फिर आप उनकी स्टोरेज देख रहे हैं कि आपके पास स्टोर चीज अच्छी जा रही है, प्रोडक्शन हो रही है उस चीज के बारे में, आप प्रोडक्ट अपनी अच्छी लेकर चल रहे हैं, उन चीजों के बारे में अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप फिनिशिंग प्रोडक्ट आपके पास टाइमली प्रोडक्ट जो है आप उनको फिनिश्ड कर रहे हैं, जितना आपको 10 दिन का टाइम दिया गया था, जो आपकी डेडलाइन थी उसको अचीव करने के आप अचीव कर रहे हैं। स्टोरेज उनकी ठीक बना रहे हैं। आउटबाउंड आपकी आ गई कि अब आपने जो इंटरनल अपनी टीम वर्क अच्छा रखा तो बाहर भी काम अच्छा जा रहा है, आपकी मार्केटिंग अच्छी जा रही है, लोग सेल्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहे हो, कस्टमर सर्विसेज को बता रहे हो कि आपकी ये वाली कस्टमर सर्विसेज है, इनको रहता है आपने ऐसे वर्क करना, चीजों को बताना कि ये वाली कस्टमर है। अगर वो कोई मशीनरी खरीदते हैं तो उसके अंदर कोई खराबी आ जाती है तो उसको आप सर्विसेज दे रहे हो कि नहीं दे रहे, ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। अपस्ट्रीम मैनेजमेंट क्या होती है? वो मैनेजमेंट जिसके अंदर हमने अंदर की चीजों को डिस्कस किया। अब हम ये आते हैं मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटीरियल्स, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसेज एंड स्टोरेज फैसिलिटीज। अब अपस्ट्रीम मैनेजमेंट में क्या चीज आती है कि इसमें रॉ मटेरियल्स की हमें कुछ कुछ डाटा मिल रहा है, पूरी एक इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में नहीं है। लाइक हमें कोई डाटा, हमें अब धागा चाहिए था, कहीं से हमने धागा परचेज कर लिया, कहीं से मशीनरी का कोई तेल चाहिए था, हमने तेल ले लिया। पूरी एक फॉर्म नहीं बनी कि जिसको हम कह सकें कि हमारे पास इतनी क्वांटिटी है, इसकी ये चीज है। कुछ कुछ चीजें मौजूद हैं, हमारा टीम वर्क अच्छा है, हमारा स्टॉक अच्छा है और हमने अपनी स्टोरेज फैसिलिटीज अच्छी दी हुई है कि हम जब भी दोबारा कोई, अगर एक जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो दोबारा हम उस चीज को नए सिरे से दोबारा तैयार कर सकें, उसकी और चीजें जो है तैयार करके मार्केट में भेज सकें। डाउनस्ट्रीम मैनेजमेंट क्या होती है? अब इसके अंदर हमने ये मैनेज करना है कि जो हमारी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, यानी कि जो हमारी डेडलाइन थी विद इन टाइम हमने उस प्रोडक्ट को भेजा है। अब विद इन टाइम इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने 10 दिन मिले तो 10 दिन के अंदर आखिरी 10वें दिन तैयार करनी, नहीं, हमने 7 डेज में तैयार करनी होती है और लास्ट 3 डेज जो होते हैं वो हम टेस्टिंग के लिए रखते हैं। हाँ, अगर कोई टेस्टिंग में मसला आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो फिर हम लास्ट वाले जो 2 डेज होते हैं उसके अंदर दोबारा से उस चीज को दोबारा सेट करके देखते हैं कि ये कोशिश करते हैं। और बल्कि ये तो मैक्सिमम हम टाइम दे रहे हैं, मिनिमम टाइम हमारे पास हाफ होता है कि हमने इतने 5 डेज के अंदर चीज तैयार करनी है। जितना टाइम दिया गया है उसके हाफ टाइम के अंदर हमने चीज तैयार करके टेस्टिंग करके अगर उसके अंदर कोई एरर है दोबारा से सेट करके उस चीज को मार्केट में भेजना है। अगर एरर वाली चीज हम मार्केट में भेज दें या उसको सेल आउट कर दें तो हमारी अपनी रेपुटेशन जो होती है वो डाउन जाती है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस लॉस में जाना शुरू हो जाता है और हमारे बिजनेस की पब्लिसिटी अच्छी नहीं जाती मार्केट में। आउटबाउंड लॉजिस्टिक में भी हमारे पास टीम वर्क आ जाता है। अब मार्केटिंग एंड सेल्स,
मार्केटिंग वही है कि जो भी कहा कि आपको कि आपने अपने एरर फ्री चीज़ों को भेजना है। अब सेल्स आप जाती हैं, सेल्स हमारे पास बढ़ती जाएंगी। कस्टमर सर्विसेज जो है, अगर हमने सेल्स अच्छी की तो कस्टमर क्या होंगे, हमसे सर्विसेज लेना चाहेंगे। अगर उनको चीज़ें पसंद आई, अगर वो चीज़ें ही नहीं पसंद आई तो कस्टमर कभी भी हमसे सर्विसेज लेना पसंद नहीं करेगा। तो ये हमारे बिजनेस को डाउन चीज़ें लेकर जा रही होती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर रहते हुए हमें मैन्युफैक्चरिंग की हम बना कैसे रही हैं इस चीज़ को, एक कंपनी है वो कैसे एक चीज़ को बना रही है, काम को कैसे लेके चल रही है। इसमें हमारे पास दो चीजें जो भी हमने पढ़ी हैं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में रॉ मटेरियल था, इनबाउंड था, वेयर हाउसेज एंड प्रोडक्शन। देखें रॉ मटेरियल जा रहा है इनबाउंड के पास, ठीक है वो लेकर जा रहा है कि ठीक है यहाँ तक पहुंचा रहा है, मार्केटिंग तो ट्रैकिंग कर रहा है कि हमारा सिस्टम सही जा रहा है। अब रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में पहुंच रहा है, अब वहां पे इंडस्ट्री में जाकर उसकी स्टोरेज होगी, अब वो प्रोडक्शन पे आ गया, हम उसे प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर रहे हैं। ये प्रोडक्शन वाली यहाँ पे जो आपको डायग्राम शो हो रही है, इसमें प्रोसेस को कंट्रोल किया जा रहा है कि ये उसको देखते हुए वर्क कर रहा है। अब ये देखें यहाँ से एक एरो इधर जाता हुआ इस तरफ आया डाउन स्ट्रीम की तरफ, इसमें कस्टमर सर्विसेज आई है, ट्रैकिंग आया, कंट्रोल किया है, वही मार्केटिंग एंड सेल प्रमोशन करवाई है। नहीं है आउटबाउंड लॉजिस्टिक आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग आ जाती है कि हमने अपनी प्लानिंग सिस्टम क्या किया, अब आ गए। अब यही हमारा टीम वर्क है कि हम उसको सही जगह पे पहुंचा रहे हैं, हमने अपने काम को सही टाइम पे पहुंचा दिया। फिनिश किस तरह से कर रहे हैं प्रोडक्ट को अपने ऑटोमेटेड, हमने देखा कि हमारी जो प्रोडक्ट स्टोरेज है वो सही जगह पे पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, रेलिवेंट सिस्टम में काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसे कहते हैं वैल्यू चेन ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसको हम लोग ये नाम देते हैं। अब इसमें हमारे पास SCM और CRM आ जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी मैनेजमेंट में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी है तो हमारा कस्टमर से रिलेशन भी अच्छा है। अदरवाइज अगर हमारा कस्टमर से रिलेशन नहीं अच्छा तो कस्टमर हमारी पब्लिसिटी अच्छी नहीं करेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ड्रॉप होती जाएगी, दिन ब दिन नीचे आती जाएगी, डाउन टू डाउन होती जाएगी। अब इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट SCM को स्टैंड पर यही बोलते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिटरमाइंस रिक्वायर्ड सप्लाईज, नीडेड क्वालिटीज, क्वांटिटीज, प्रोसेसिंग एंड शिपमेंट। अच्छा अब हमने ये देखना है कि जो हमारा सप्लायर्स है उसको क्या चीज चाहिए, बेसिकली वो बनवाना क्या चाह रहा है हमसे, उसको कितनी क्वांटिटी यानी कि उसको किस तादाद में चीज चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग एंड शिपमेंट। शिपमेंट होता है कि हमने उस तक पहुंचानी कैसे है। अब वो शिपमेंट अगर वो आउट ऑफ कंट्री होगा तो हमें शिपमेंट जो होती है वो लेनी पड़ती है बाई, हमें समुद्र के थ्रू लेनी पड़ती है, बाई ओशन लेनी पड़ती है। लेकिन अगर हमारी जो होगा विद इन कंट्री होगा तो हम उसकी कैसे ले सकते हैं, बाई ट्रेन भी ले सकते हैं और बाई रोड भी ले सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है किस इलाके की तरफ है, हमें उसके मुताबिक उसकी शिपमेंट को मैनेज करना पड़ता है। और वही ये शिपमेंट के पैसे हम उससे ज़्यादा से चार्ज नहीं करते, वो प्रोडक्ट के अंदर ही हम डाल देते हैं कि ये इसका टैक्स बना के जो डाला जाता है उसको हम इसी के अंदर चार्जेस में डालते हैं। अब आते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM स्टैंड्स फॉर यही कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हेल्प्स कंपनी मैनेज ऑल एस्पेक्ट ऑफ customers encounters including marketing, advertisement, sales, services and maintaining loyalty। अच्छा अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें थिंग है लॉयलिटी। लॉयलिटी जो है हमारी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ऑल एक्सपेक्ट्स कौन कौन से इनके जो है एक्सपेक्ट्स को काउंट कर रहा है, उनमें कस्टमर का इनकाउंट किया, कस्टमर के अंदर कौन कौन कस्टमर देख रहा है कि वो चीज़ जो है उसकी मार्केटिंग में वैल्यू अच्छी जा रही है और लोग उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, एडवर्टाइज लोगों ने उसको बताया कि ये काम बहुत अच्छा है जी, इसका अच्छे रिव्यूज हैं। लाइक उसी तरह जैसे हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं उसके नीचे देखते हैं कितने स्टार्स हैं या फिर लोगों का रिव्यूज पढ़ते हैं, अगर अच्छे हो तो तभी हम उस ऐप को यूज करते हैं। मोस्टली हम लोग इस तरह ऐप्स यूज कर रहे होते हैं। फिर उसकी सेल्स देखते हैं कि इसकी लेवल कितना जा रहा है, सेल्स में 4 स्टार जा रहा है, 5 स्टार सेल्स जा रही है। फिर उसकी सर्विसेज चेक करेंगे। फिर मेंटेनिंग लॉयलिटी की, लॉयलिटी ये अपनी चीजों की जो वफादारी है वो चीज दूसरी जगह पे सही लेके जा रहे हैं। ये तो नहीं कह रहे कि एक कस्टमर और जो इम्प्लॉय है उसके दरमियान में जो लॉयलिटी वो कायम है। अगर यानी कि एक बैंक है उसमें जाके एक कस्टमर जो अपना अकाउंट खुलवाता है, क्या वो हर किसी को आके बता देंगे कि इसके अकाउंट में इतनी पेमेंट है, ये काम इतना ऐसे हुआ है। ये लॉयलिटी हमारे पास ये काम में मैनेज करवा रही होती है, कि इसको हम लॉयलिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है कैरियर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कैरियर्स कौन कौन से हैं, कैरियर्स हमें कौन कौन से फील्ड्स मिल सकती हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में। अच्छा डिग्री प्रोग्राम्स, डिग्री से हम हो सकती है हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम में, ठीक है, जो हमारे बिजनेस को
बेनिफिशियल देती हैं। अगर हमारा अपना बिजनेस है तो हम उस डिग्री को यूज करके अपने बिजनेस में उसमें ग्रोथ करवा सकते हैं। बिजनेस डिग्रीज विद द ग्लोबल और इंटरनेशनल ओरिएंटेशन, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे हमें एक्सप्रेस करना आ जाता है, हमें लैंग्वेजेस आ जाती हैं, हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम इस चीज को आगे से आगे एक्सप्लेन करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स आर मेकिंग आईएएस प्रोफेशनल्स वर्क ईजियर, कि हमारा जो आईएएस इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है उसको प्रोफेशनली काम को आसान से आसान करते जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर नॉट कन्फाइंड टू सिंगल कंट्रीज। हाँ जी, जो अपॉर्चुनिटीज है वो ये नहीं होंगी कि एक ही कंट्री के अंदर अभी हमें मिल रही है, अब हमें मल्टीपल कंट्रीज के अंदर हमें अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। इससे हमें ये फायदा। क्या होता है? MIS स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमारे जो कोर्स है उसका नाम भी तकरीबन यही है, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें हम मैनेज करते हैं अपनी तमाम चीज़ों को, देखते हैं हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, किस तरह से लेके चल रहा है, इसको कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ पीपल, प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस एंड डिवाइसेस। इसके अंदर हम किस किस को ऑर्गेनाइजेशन करते हैं? हम लोगों को, तरीकाकार को, सॉफ्टवेयर को, डेटाबेसेस को, डिवाइसेस को। प्रोवाइड्स रूटीन इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स एंड डिसीजन मेकर्स। हमें ये रूटीन इंफॉर्मेशन देती है मैनेजर्स को और डिसीजन मेकर्स को कि हम लोग इसके अंदर रहते हुए अपनी इंफॉर्मेशन जो होती है रूटीन की या डेटाबेसेस की, हम डिसीजन मेकर से ले सकते हैं। प्राइमरी फोकस ऑपरेशनल एफिशिएंसी। प्राइमरी जो इसका मेन फोकस होता है वो यही होता है कि हमारी जो ऑपरेशनल इमरजेंसी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सके कि हमारा जो डाटा है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से काम को लेकर चल रहा है, कि हमारा डाटा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा है हमारी एफिशिएंसी को। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है, ये आगे डायग्राम आ जाती है जिसमें ये सेंट्रल डेटाबेस बनाया गया जिसको कॉमन डेटाबेस कहते हैं। इसमें कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, फाइनेंशियल भी आ रहे हैं, अदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टीपीएस कहते हैं ट्रांसैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जो हमने अभी डिस्कस किया था, जिसके अंदर डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, उसको कहते हैं ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम। टीपीएस स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। के मैंने जो कॉमन डेटाबेस है उसमें मार्केटिंग भी करनी है, मैन्युफैक्चरिंग को भी देखना है, फाइनेंशियल भी देखना है और प्रोसेसिंग भी करवानी है ट्रांजैक्शन की, और अदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को भी चेक करना है। अब आते हैं डेफिनेशन पे। डीएसएस भी बेसिकली वही डेफिनेशन आती है जिसको हमने MIS में पढ़ा था। वही बेसिक चीजें हैं कि ऑर्गेनाइज करना है और सारी अपनी चीजों को प्रोवाइड करना है, रूटीन को प्राइमरी फोकस करना है, जो हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है सेम वही थिंग है। उसमें ना हमारे पास जो मेन डिफरेंस आया वो ये है कि इसका प्राइमरी फोकस था ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे, इसका फोकस है डिसीजन मेकिंग पे, और ये सपोर्ट किसको करता है? प्रॉब्लम स्पेसिफिक डिसीजन को, और ये प्रोवाइड करते हैं रूटीन्स को। इस तरह के काम आते हैं। अब आता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमारे पास क्या काम करता है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में डीबीएमएस और एमएमएस आ जाती हैं। इसके डीबीएमएस के अंदर हम लोग क्या करते हैं? डेटाबेस को बनाते हैं, और एमएमएस के अंदर मॉडल्स बेस करते हैं जिसमें एक्सटर्नल डेटाबेस आ जाती हैं। डेटाबेस की मैनेजमेंट हो रही है, एक्सेस हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे लेते हुए, उसके अंदर वर्किंग को लेके जा रहे हैं, कोऑपरेट करवा रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरनल जितने लेवल्स हैं हम सबको देखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं डेटाबेसिस के, जो कि हमारे डाटा के लिए नेसेसरी होते हैं किसी भी जगह पे डिसीजन लेने के लिए। इसके बगैर हम डिसीजन नहीं ले सकते, यानी कि एक ऐसा बंदा जो कि मौजूद हो जो कि हमारी हेल्प आउट करे चीज़ों को डिसीजन लेने में, फिर ही हम एक डेटाबेस में कर सकते हैं। जब हमने मॉडल बनाना है तो हमारे लिए एक डेटाबेस तैयार होना चाहिए, जिसको देखते हुए हम लोग उसका मॉडल कंसीडर इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड रिव्यू। अच्छा, जितना भी हमने पढ़ा ना, सिस्टम का डिजाइन क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, मेंटेनेंस क्या होती है। डिजाइन तो वही है जो हम सोचते हैं कि हम कैसे वर्क कर रहे हैं, चीजों को कैसे लेके चल रहे हैं, किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बताते हैं कि ये इसका डिजाइन है। अब हम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर अगर बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाती हैं वो चीजें जो हम क्रिएट करते हैं या एक्विजिशन देखते हैं अपनी वेरियस सिस्टम्स की, तमाम कंपोनेंट्स की, जिसके अंदर हम वन बाई वन करके स्टेप्स को, चीजों को देखा, फिर मेंटेनेंस देखते हुए हम उनका चेक करते हैं सिस्टम को, और मॉडिफाई करते हैं कि हमारा जो डाटा है वो किस तरह से चेंज हो सकता है। लेट्स स्टार्ट इट्स डेफिनेशन। सिस्टम डिजाइन, हाउ द न्यू सिस्टम विल वर्क टू मीट द बिजनेस नीड्स डिफाइंड ड्यूरिंग सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, हमें बताता है कि हमने अपने सिस्टम के साथ कैसे वर्क करना है, किस तरह से उसकी बिजनेस नीड को देखते हुए हम लोग वर्क करें, अपने सिस्टम्स को कैसे लेके जाते हैं। अब आते हैं सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन पे। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में क्या आते हैं? क्रिएटिंग or requiring the various system components defined in the design step, assembling them, putting the new system into operation। यानी कि आपने क्रिएट
करना है उस सिस्टम को जिसमें आप उसके कंपोनेंट्स नए सिस्टम में इकट्ठा करेंगे, फिर इनका ऑपरेशन लेंगे, सिस्टम मेंटेनेंस एंड रिव्यू, चेक एंड मॉडिफाई द सिस्टम सो दैट इट कंटिन्यूज टू मीट चेंजिंग बिजनेस नीड्स। क्या आपकी बिजनेस नीड्स क्या होती हैं, किस हवाले से आप उसको वर्क कर रहे हैं और उसके हवाले से देख रहे हैं कि आपने एक हर चीज को चेक कर लिया, मेंटेन कर लिया, फिर उसके बाद आप उसका रिव्यू लेंगे, क्या ये सिस्टम सही वर्क कर रहा है, चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। सिस्टम को देखते हैं, उसका बिजनेस नीड्स को देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं कि हम एक्वायर क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हमें क्रिएट क्या करना है, एक्वायर क्या करना है, कौन से कंपोनेंट के ऊपर वर्क करना है, मेंटेनेंस में हम देखेंगे मॉडिफाई क्या करना है, कंटिन्यू कैसे करना है, हम अपनी जरूरत की चीजों तक कैसे पहुंच रहे हैं, इसमें हम इन चीजों को देखते हैं। बेसिक डेफिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग को लेके वो हमारे जहन में कुछ क्वेश्चन उठते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। सम बेसिक डेफिनेशन, डिसीजन मेकिंग क्या, प्रोसेस ऑफ चूजिंग अमंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस फॉर द पर्पस ऑफ अटेनिंग अ गोल आर गोल्स। के मतलब ऐसा एक्शन जिसको हम लोग चूज करते हैं जो कि हमने अपने गोल या गोल्स को अचीव करने के लिए चूज करते हैं, हम लोग उसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं। मतलब वो हम लोग नजरियात या वो फैसले जो हम लोग करते हैं अपने डिसीजन उनको चूज करने के लिए, उसको हम लोग डिसीजन मेकिंग में लेके जाते हैं। व्हाट शुड बी डन, हमें क्या करना चाहिए, व्हेन कब करना है, हाउ कैसे करना है, वेयर कहाँ करना है, बाई होम किसके लिए। ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कहाँ जगह लोकेशन आ जाती है, बाई होम और किसके लिए करना चाहिए। 1 2 3 4 5 ये मेन 5 क्वेश्चन हैं जो हमारे जेन में आते हैं और इन्हीं के ऊपर लेके हमें करते हैं व्हाट, व्हेन, हाउ, डब्ल्यू, वाई। यानी कि इसे डब्ल्यू एच फैमिली के नाम से हम लोग कहते हैं। यही हमारे माइंड में घूम रहे होते हैं क्वेश्चन, इन्हीं के हवाले से हम लोग हम कहते हैं कि हमारा जितना भी डिसीजन मेकिंग है, जितना भी डेटाबेस का सिस्टम है, वो इसके ऊपर वर्क कर रहा होता है कि हम लोग किस तरह से इस सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, किस तरह से एक्सप्लेन कर। आज के लेक्चर में भी पॉइंट्स हैं, उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलेबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।